हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि आईआर की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 10 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। चलो भाई मुलाकात करते हैं पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है ब्रिक्स। तो आइए जानते हैं क्यों रहा न्यूज में। तो 2020 की जो ब्रिक्स समिट है ये भी वर्चुअली हुई। तो ये समझ लीजिएगा जितने कोरोना के बाद मीटिंग हो रही है सब वर्चुअली हो रही है। तो वर्चुअली हुई और इसका चेयरमैन रहा रशिया। चेयरमैन कौन रहा? रशिया, जिसने यहाँ पे एक मोटो अडॉप्ट करा फॉर द ईयर एज ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। बहुत ही प्यारा मोटो। और अब तो रशिया पे प्यार भी बहुत आने लगा है ना, बहुत मदद कर रहा है हमारा ये देश। अब थोड़ी बातें जानते हैं इस ब्रिक्स के बारे में। तो शुरुआत में ये ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स नहीं था, उस समय ये ब्रिक हुआ करता था। और ये बात है 2001 की, जब ये ब्रिक हुआ करता था, BRIC। ये एक्रोनिम निकालने वाले थे गोल्डमैन सैश। ये ब्रिक का मतलब था ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर क्या हुआ कि आखिरी में एस इसमें और आया और ये साउथ अफ्रीका जब ऐड हुआ इसके अंदर 2010 में, तब ये बन गया ब्रिक्स। और ये जो नाम निकाला था इसके पीछे की वजह ये थी कि नेशन की इकोनॉमी जो है वो एक साथ आए और कलेक्टिवली जो पूरी ग्लोबल ग्रोथ है उसे डोमिनेट करें बाय 2050। इनका ये कहने का मतलब था कि ब्राजील, रशिया, उसके साथ यहाँ पे इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सारी की सारी जो इकोनॉमीज हैं एक साथ आए और ये सारे के सारे ही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखने को मिले 2050 तक, ऐसा इनका उद्देश्य था। अब ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग थी इसका एम ये था कि हम शांति मतलब पीस प्रमोट करेंगे, सिक्योरिटी प्रमोट करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, साथ में कोऑपरेशन करेंगे पूरे ही वर्ल्ड में। इसका ये भी एम था कि हम एक अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे, और यहाँ पे और इक्विटेबल और फेयर वर्ल्ड बनाएंगे। एक ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे जो इसमें सब एक समान हो, सब कुछ अच्छा हो। तो आप कहेंगे कि ज्ञान तो बहुत है, तो भाई क्या क्या पाया 2001 से आज तक इस ब्रिक्स ने? तो देखिए सबसे पहला तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब पैसा लेता रहता है ना, देखा होगा, पता ही होगा, सुना ही होगा नाम। तो इसको बनाया गया था, 6th ब्रिक्स की सबमिट हुई थी ब्राजील में। तो ब्राजील में सबमिट हुई और उसी सबमिट में इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक है ना, तो उन्हीं की लाइन पे इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी तैयार किया गया। अब आप कहेंगे कि इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा है? तो सबसे ज्यादा पैसा लगा है इसके अंदर चाइना का, उसके बाद फिर हमारे देश का लगा है, इंडिया का लगा है। अब बैंक के अंदर बात बताऊं तो यहाँ पे रिजर्व करा गया है $10 बिलियन को, ताकि मान लीजिए कोई पैंडेमिक आ जाए, मतलब महामारी जो अभी आज चल रही है, अभी कोविड-19 जैसी ऐसी कोई महामारी आ जाए। वाइल इसका जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है वो अब $20 बिलियन से ज्यादा चला गया है। मतलब अभी देखो इसके अंदर 62 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं ब्रिक्स की कंट्रीज में, है ना। मतलब जो पैसा वैसा लगता है ना, तो इसी के थ्रू ही पैसा लग रहा है। ऐसे कुछ 62 प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे क्या होगा कि बैंक का रीजनल ऑफिसेस और ज्यादा जगह पे होंगे, बहुत सारी जगह पे और ऑफिसेस खोले जाएंगे। उसके बाद बैंक अभी जो है वो प्रिपेयर कर रहा है कि हम नए नए मेंबर्स को भी इसके अंदर ऐड करें, जैसे कि यूरुग्वे हो गया, यूएई हो गया, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, फिलीपींस हो गया। तो इससे क्या होगा ना कि इनका थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे, और चीजें एक्सपैंड करेंगे, हर टर्म में एक्सपैंड करेंगे। अब इंडिया जो है, हमारा देश भारत जो है, ये एक मेन ब्रिक्स में से भाई एक कंट्री ये थी। इंडिया हमारा देश ऐसी कंट्री था जो पीछे है, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के एस्टैब्लिशमेंट के पीछे हमारा ही हाथ है, और हैज रिमेन्ड द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एनडीबी लोन सो फार। और अभी तक सबसे ज्यादा हमें ही फायदा हुआ है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो लोन्स दिए गए हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा भी हमें हुए हैं। दूसरा क्या अचीवमेंट है? दूसरा ये अचीवमेंट है कि कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को सेटअप किया गया है। अब ये क्या है?
ये एक म्यूचुअल फाइनेंस सपोर्ट देगा, मतलब सारे लोग मिलके भैया पैसा वगैरह सपोर्ट वगैरह देंगे फाइनेंशियली। मान लीजिए कोई ऐसा कुछ सेफ्टी को लेके, मान लीजिए कुछ भी ऐसी कंटिजेंसी आ जाती, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती, तो उसके लिए पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो म्यूचुअली सपोर्ट देंगे। तीसरा फायदा इसका ये हुआ मेडिकल कोऑपरेशन। अब इसमें क्या है, देखिए यूएफए डिक्लेरेशन हुई थी, इसे अडॉप्ट किया गया था जब 7th समिट हुई थी 2015 में इसकी। और यहाँ पे इसके अंदर एक एग्रीमेंट को भी इंक्लूड किया गया था कि हम सब एक साथ आएंगे, काम करेंगे और कोई भी इन्फेक्शनियस डिजीज को फैलने से रोकेंगे, है ना। जो चाइना ने तो नहीं रोका, खैर रोकेंगे, बात उस समय हुई थी। हालांकि जो प्रपोजल था इस ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को बनाने का, कि हम क्या, ये उस समय प्रपोजल रखा गया था कि हम ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को सेटअप करेंगे। ये खैर उस समय तो खत्म हो गई इस बात को, और इंडोर्स कर दिया गया था कि हम इस बात में 10th समिट में 2018 में जो है इस प्रपोजल को इंडोर्स कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट करा गया ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम। अब ये क्या है, देखिए ये 2015 में पायलट किया गया। इसने साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को हेल्प किया कि आप सब एक साथ कनेक्ट रहिए और आपस में मिलकर काम करेंगे, चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे, तो भाई एक कॉमन रिस्पॉन्स दे सकेंगे हम कोविड-19 की इस महामारी में। उसके बाद फायदा, अगर हम एक्सपैंडिंग ट्रेड की बात करें, तो पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि इंट्रा ब्रिक्स एक्सपोर्ट बढ़ा है, मतलब ब्रिक्स की कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हुआ है वो बढ़ा है करीब 45% से। और जो इंट्रा ब्रिक्स एक्सपोर्ट का शेयर है टोटल ब्रिक्स इंटरनेशनल ट्रेड में, ये भी बढ़ा है 7.7% से बढ़ के 10% हो गया है। दूसरे एरियाज में इसने क्या अचीवमेंट करी है, तो सबसे पहला ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स। ये एक ऐसा कदम है जिसमें सारे ही सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हर एक के सब एक साथ आएंगे और एक नेशनल पेमेंट सिस्टम में के बेसिस पे यहाँ पे सारे के सारे एक साथ आके काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। और दूसरा ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल। ये क्या है, ताकि फटाफट से अगर मान लीजिए कोई साइबर से रिलेटेड कोई भी खतरा है तो सेंट्रल बैंक्स के बीच में आपस में फटाफट से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर दिया जाएगा। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं इस ब्रिक्स की। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या है सीन, क्या नहीं है। अब देखिए हिस्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए चार्ट के अंदर, तो 2001 में ये आइडिया पहली बार साइट करा गया था। मैंने आपको जो बताया गोल्डमैन शेस की रिपोर्ट में 2006 की बात करें सितंबर में, तो फॉरेन मिनिस्टर्स ने मुलाकात करी। और उसके बाद फिर जून 2009 की बात करें तो पहली ऑफिशियल सबमिट हुई इसकी रशिया में, और 2010 में तो साउथ अफ्रीका भी आ गया। तो ये कुछ है इसका माहौल। और यहाँ देख सकते हैं 50% वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर 42.58% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड का लैंड एरिया 26.6%, वर्ल्ड बैंक वोटिंग पावर देखें इतनी है, आईएमएफ का कोटा शेयर देखें तो भैया इतना है इसके हिसाब से देखें तो इसका, और वर्ल्ड की जीडीपी देखें 2018 में तो इतनी रही इसके हिसाब से। तो ये सब वर्ल्ड के रेशियो के हिसाब से हमने पूरी बात कर ली। अब थोड़ी सी रिलेटेड न्यूज़ जानते हैं। तो बात यह है कि रिसेंटली ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड के इश्यूज को लेके ये यहाँ पे मीटिंग हुई है। और मीटिंग जो ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज को लेके हुई, ये इसे इंडिया ने चेयर किया। किसने चेयर करा, हमारे देश भारत ने चेयर किया। और थीम जो है ब्रिक्स का इस साल रहा था, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ये था इसका थीम। इसने जो भी ब्रिक्स के इवेंट्स हैं, है ना, ब्रिक्स इसी के ही कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज के जो भी इवेंट्स हैं उनका पूरा कैलेंडर बताया 2021 में कैसे कैसे हम लोग क्या क्या करेंगे। इसमें आपका कुछ प्रायोरिटी एरियाज भी थे, जैसे डिलीवरेबल्स ना, या फिर शेड्यूल एंड स्कोप, एमएसएमई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कब कैसे होगा, वर्कशॉप सर्विसेज वगैरह को लेके, स्टैटिस्टिक्स को लेके, या ब्रिक्स ट्रेड फेयर कब होगा। तो सब कुछ का एक कैलेंडर इन्होंने निकाला कि इस दिन ये किया जाएगा। अब जो डिलीवरेबल्स
प्रपोज करे गए इस मीटिंग में, तो यही था कि हम क्या क्या देंगे, एक्शन प्लान जो कि प्रॉपर बेस्ड होगा डॉक्यूमेंट पे, और डॉक्यूमेंट क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025, है ना, ये अडॉप्ट करा गया ड्यूरिंग रशियन प्रेसिडेंसी इन 2020 में, ये अडॉप्ट किया गया था। और ये जो एक्शन प्लान था, है ना, डॉक्यूमेंट क्या था, स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025, तो ये अडॉप्ट किया गया है 2020 में। दूसरा जो है डेलीवरेबल्स में बात आती है ब्रिक्स कोऑपरेशन ऑन मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम, इसमें आपका ये होगा कि इसमें ट्रिप्स वेवर प्रपोजल भी है WTO का, इसको भी इंक्लूड करा जाएगा। और तीसरा करा गया फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स, ठीक है भाई, ऐसा फ्रेमवर्क जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करा जाए ई कॉमर्स में, ये भी पूरा निकाला गया। उसके साथ नॉन टेरिफ मेजर्स की बात करें तो ऐसा रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी वर्किंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है, ये पूरा कुछ दिया जाएगा इसके अंदर। उसके साथ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क होगा प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को लेके, और ब्रिक्स फ्रेमवर्क ऑन कोऑपरेशन इन प्रोफेशनल सर्विसेज, तो ये सारा का सारा इसके अंदर आता है। तो हमने कुछ रिलेटेड न्यूज के बारे में बात कर ली, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है 17th एशियान इंडिया समिट के बारे में। जानते हैं कि क्यों रहा खबरों में, तो वजह ये कि रिसेंटली 17th एशियान इंडिया समिट हुई है, वर्चुअली हुई है, तो जो भी हो रहा है ना वर्चुअली हो रहा है, बताती जा रही हूँ मैं इसीलिए साथ साथ। अब इस समिट की कुछ हाइलाइट्स जान लेते हैं। तो इंडिया ने कहा है पैसा देगी, कितना पैसा देगी, इंडिया ने कहा है हम कंट्रीब्यूशन करेंगे $1 मिलियन का कोविड-19 एशियान रिस्पॉन्स फंड में। अब दोनों ही इंडिया और एशियान दोनों ने ही कहा ठीक है बहुत अच्छा है, एशियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन जो 2021 से 2025 तक के लिए बिल्कुल वेलकम करा, क्यों नहीं वेलकम करेंगे, इतना मोटा हम पैसा दे रहे हैं। अभी जो नया प्लान है एक्शन का, इससे क्या होगा, ये जो पुराना प्लान ऑफ एक्शन था ना 2010 से जो 15 तक चला था, ठीक है, तो इस बेसिस पे, इनके अचीवमेंट के बेसिस पे आगे बनाया जाएगा, और उसके बाद जो 2016 से 20 तक चला था उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और ये सब बताएंगे कि भैया कहाँ कहाँ काम करना है, कैसे कैसे करना है, अब कितनी हमने इससे अचीवमेंट आई, अब हम क्या करें आगे जो इससे अच्छा हो, समझ रहे हो। तो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया एशियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का प्रॉपर, ये पुराने वाले प्लान जो है ये गाइडेंस देंगे, और हम प्रॉपर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों का आगे कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी जो प्लान है ना, ये प्लान पता है क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि फ्यूचर में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस किस फील्ड में हम अपना एंगेजमेंट दिखाएंगे, जैसे चाहे वो पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो, चाहे वो मैरीटाइम कोऑपरेशन हो, चाहे वो ट्रांसनेशनल क्राइम या काउंटर टेररिज्म, चाहे वो ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को लेके बात हो, या ट्रांसपोर्ट को लेके, या एग्रीकल्चर को लेके, फॉरेस्ट्री को लेके, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेके, टूरिज्म को लेके, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको लेके ये पूरा प्लान सब कुछ बताएगा। अब इंडिया ने यहाँ पे फिर से जो है वो एम्फसाइज करा है, अपना जो ऑफर ये दे रही है ना, ये हम $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट हम दे रहे हैं, ये लाइन ऑफ क्रेडिट का सपोर्ट दे रहे हैं एशियान कनेक्टिविटी के लिए, ताकि हमारे फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से कनेक्टिविटी हमारी इंडिया की एशियान कंट्रीज के साथ बन जाए। अब एशियान के अंदर कौन कौन आता है ये भी आपको बताते हैं, इंडिया नहीं है इसका पार्ट, याद रखिएगा। अब देखिए दोनों ही साइड ने स्टार्ट कर दिया, डिस्कशंस वगैरह होने लग गए हैं कि हम किस तरीके से ये एशियान और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखेंगे, कैसा क्या स्कोप होगा, है ना। स्टार्टिंग में सब कुछ यहाँ शुरू हो गया, यूजर फ्रेंडली होगा, सिंपल होगा, है ना, नई बहू कैसी आएगी, बढ़िया ट्रेड फैसिलिटीज बढ़िया होनी चाहिए बिजनेस के लिए, तो ये सारी कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। अब यहाँ देख लीजिए, अब एशियान है तो कई सारे लोग, कई सारे बच्चे गलत समझ लेते हैं, कहते हैं कि हाँ एशियान है तो इंडिया भी तो आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, एशियान मेंबर कंट्रीज में इंडिया नहीं आता, इसमें म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, कैम्बोडिया आता है, उसके साथ सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रूनी दरुसलम, ये आते हैं। आप शायद मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है, आप जाके देख सकते हैं इनको लर्न करने के लिए, मेरी शॉर्ट ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जहां तक बताइए नहीं होगी तो मैं जरूर डालने की कोशिश करूंगी। चलिए अब एशियान के बारे में समझते हैं। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन,
तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उन सबका एसोसिएशन, इसलिए इसको एशियान बोलते हैं। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है कई सारी जो सरकारें हैं या आपस में जो है ये यहाँ पे मिलके काम कर रही हैं। ये कुछ 10 ऐसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये हो गया ब्रूनी, कैम्बोडिया हो गया, उसके साथ इंडोनेशिया, लाओस और मलेशिया और फिलीपींस। देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ गया फिलीपींस, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, ये सारी की सारी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। काम ये है कि यहाँ पे ये इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं ना, सरकारों के बीच में कोऑपरेशन बढ़िया करते हैं, फैसिलिटीज बढ़िया करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म में हो, चाहे पॉलिटिकल टर्म में हो, सिक्योरिटी को लेके बात हो, मिलिट्री को लेके बात हो, सब चीज़ों में, एजुकेशन को लेके बात हो, सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन की बात हो, तो सारे मेंबर कंट्रीज आपस में मिलजुल के काम करते हैं। अब इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना इस एशियान का 2012 में, 2012 में, जब धीमे धीमे इसका रोल और बढ़ने लगा। ये पहले सेक्टोरल पार्टनर रहा था 1992 में, फिर धीमे धीमे बढ़ के डायलॉग पार्टनर हुआ 1996 में, है ना, और दिल इसका जीतता गया। फिर सबमिट लेवल पार्टनर हुआ 2002 में, और उसके बाद अब तो बन गया है स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब इंडिया एशियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, मतलब देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्या होता है, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं साथ में हमें आगे क्या करना है ना। इसमें ये लहर और तेज पकड़ी जब यहाँ पे अनाउंसमेंट हमने किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का 12th समिट में 2014 में। और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सब कुछ ईस्ट में पड़ेगा ना हमारे, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है, ये एक गाइडिंग फ्रेमवर्क हो गई कि हम यहाँ पे एशियान इंडिया के जो रिश्ते हैं, जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उन्हें और बढ़ाएं और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। ठीक है, और इसके साथ बहुत ज़रूरी ये होता है कि यहाँ की सारी कंट्रीज़ का इंडिया तक से, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे पीपल टू पीपल हो, हर तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ानी है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग हनीमून मनाने सिंगापुर वगैरह चले जाते हैं। नहीं मतलब ठीक है, मजाक कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे बात आती है इंडिया कि, तो देखिए इंडिया ने यहाँ पे एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है एशियान के साथ में, स्पैनिंग गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को लेके, है ना। तो इतना कुछ हमारे इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे हैं एशियान के। अब देखिए बात कुछ 2013 की है, 2013 की है, जब इंडिया एशियान का थर्ड डायलॉग पार्टनर बन गया था, और जिसने यहाँ पे एशियन कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी को इनिशिएट किया था। मतलब इंडिया मीटिंग हुई थी ना यहाँ पे, एशियन कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी इंडिया मीटिंग, ये दोनों हुई थी और इंडिया ने इसे इनिशिएट किया था। तो यहाँ पे ये हमने बात कर ली पूरी तरीके से एशियान के बारे में। आइए चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ के नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक कहता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड इंडिया, RCEP बड़ा रहा था खबरों में, और खबरों में रहने की वजह ये थी कि रिसेंटली 15 एशिया पैसिफिक रीजन्स ने साइन करा यहाँ पे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को। कुछ 15 जो एशिया पैसिफिक नेशंस है, इन्होंने RCEP को साइन करा, वाइल इंडिया ने कहा कि हम यहाँ से बाहर आते हैं, इस ट्रेड एग्रीमेंट से इन्होंने बाहर आना जरूरी समझा और ये बाहर आ गई इस ट्रेड एग्रीमेंट से। तो अब क्या है वजह, क्या है RCEP, थोड़ा समझते हैं इस बारे में। देखिए RCEP फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो साइन करा गया है 15 कंट्रीज के द्वारा, जिसमें 10 तो पूरे पहले वाले एशियान के मेंबर्स हो गए, और उसके साथ 5 लोग हैं, इसमें एक चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। तो इतने कुछ लोग हैं, 15 लोगों ने इसको साइन करा है। ये जो है, अब बताऊं तो इसने ये फॉर्म करता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक, जिसमें 2.2 बिलियन लोग आ रहे हैं और करीब 30% पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का इसके अंदर कवर करेगा, अकाउंट करता है। अब देखिए RCEP जो है वो पहला ऐसा जो है प्रपोज किया गया था 19th एशियान मीट में 2011 में, और उद्देश्य ये था, एम ये था कि हम एक ऐसी मार्केट बनाएं जहाँ पे सारी एशियान कंट्रीज हों और साथ में इनके ट्रेड पार्टनर्स भी हों। तो ऐसी कोई बढ़िया मार्केट बनाने के बारे में सोच रहे थे और बना दिया। देखिए
इंडिया पार्ट तो था इस आरसीईपी के नेगोशिएशंस का, लेकिन इसने 2019 नवंबर की बात है जब इसने सोचा कि हम बाहर आ जाते हैं, है ना? क्योंकि कुछ इश्यूज भी थे, इश्यूज हमारे चाइना के साथ थे और वो इश्यूज सही हो नहीं रहे थे, कुछ चीज़ें और भी थी, जो है हम जो डिमांड कर रहे थे वो चीज़ें नहीं पूरी हो पा रही थी। हालांकि इंडिया को ऑप्शन दिया गया था कि आप ज्वाइन कर सकते हैं बाद में जब आपका दिल चाहे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या-क्या है, साउथ कोरिया यहाँ आता है, जापान यहाँ आता है, चाइना तो है ही है यहाँ पे, फिर वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, ब्रूनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये तो एशियान की कंट्रीज हो गई। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और है। तो इस तरह से मैप दिमाग में बना लेंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा, और आपको मज़ा आ जाएगा तो मुझे भी मज़ा आ जाएगा कि आप याद हो गया। चलिए खत्म करते हैं इस टॉपिक को यहीं पे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, share it with your friends, subscribe your channel Sirfayas, and if you want to watch these videos on Facebook just like the page Sirfayas. Also if you want to follow me on any of the social media platform along with this, if you want to go for one motivational video daily on Instagram, just follow us on Instagram, and if you want to join my membership just press the join button. Enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.